अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इडियम्स जो हैं, जो इंग्लिश के अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुहावरे और ज़रबुल अमसाल जो हैं, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पार्ट 1 है जो कि इसमें जितने भी इडियम्स होंगे वो तहसीलदार और पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। मुख्तलिफ पेपर्स में ये पूछे गए हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले इडियम एंड प्रोवर्ब का फ़र्क जान लें। इडियम को उर्दू में कहते हैं ज़रबुल मिस्ल और प्रोवर्ब को उर्दू में कहते हैं मुहावरा। ज़रबुल मिस्ल होती है जिसके लफ्ज़ों से उसके मतलब का पता ना चल रहा हो, यानी कि अल्फाज कुछ और हों, मतलब उसके पीछे कुछ और हो। अ कैट इज़ आउट ऑफ बैग, इसका मतलब है बात बाहर निकल ही आई है या बात हमें पता चल गई है, लेकिन तशबीह दी गई है इसमें बिल्ली को। नीचे जो एक और है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसमें अब पीछे जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक बादशाह ने राधा का डांस देखने की ख्वाहिश की। राधा ने उसको कहा कि 9 मन तेल के दिए जलाओ मेरे रास्ते में तो फिर मैं नाचूंगी। तो उसने कहा तू रहन दे, मैनू फंक्शन इतना महंगा नहीं मंजूर। तो इसलिए कहानी वो है, लेकिन आजकल के दौर में इस्तेमाल की जाती है कि जब कोई काम ना करना मकसूद हो कि ना इतना कुछ लवाजमात होंगे ना हम ये काम करेंगे, तो अल्फाज कुछ और हैं, मतलब कुछ और निकलता है। मुहावरा या प्रोवर्ब अल्फाज भी सेम होते हैं, मतलब भी तकरीबन मिलता जुलता सेम ही होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे या उसके पास जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, मतलब तकरीबन वही है जो अल्फाज बता रहे हैं। हाथ पीले करना का मतलब वो मेहंदी वगैरह का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करना, यानी कि शादी करना। तो इसमें भी मतलब तकरीबन वही है। ज़रबुल मिस्ल जो होती है, जिस तरह ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसकी कोई बनावट नहीं होती। मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ तरीके से लिख के बनाए जा सकते, पुराने ज़माने से चली आ रही होती है। मुहावरा जो होता है ये भी पुराने ज़माने से चला आ रहा होता है, लेकिन जो उर्दू में मुहावरा की पहचान होती है वो एंड पे इसके अलामत मस्तर आती है ना, जैसे हाथ पीले कर ना, शीन का दुरुस्त हो ना, तिल धरने की जगह ना हो ना, अकल घास चरने जाना, इस तरह के। तो अब चलते हैं इंग्लिश के जो इडियम्स हैं और प्रोवर्ब्स हैं उनको देखते हैं। टू किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है जब कोई बंदा मर जाता है। व्हेन समवन किक्स द बकेट दे डाई। अब इसके जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी एम्बिगुअस सा है, लेकिन एक जो मुझे नज़र आया है आपको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, वो ये कि जब कोई बंदा खुदकुशी करता है तो उस वक़्त वो नीचे एक बाल्टी रख के उसके ऊपर चढ़ के अपने गले में रस्सी डालता है और उसके बाद उस बाल्टी को नीचे से ठोकर मार देता है, किक कर देता है। बाल्टी को बकेट कहते हैं इंग्लिश में। तो वो उस बकेट को किक कर देता है और फिर वो उस रस्सी के साथ नीचे लटक जाता है और फांसी लग जाता है। तो इस मीनिंग में इसको कहा जाता है टू किक द बकेट। व्हेन समवन किक्स द बकेट दे डाई। इज द प्रिंटर जैम्ड अगेन और हैज इट किक्ड द बकेट दिस टाइम। प्रिंटर जैम हुआ है या वाकई इस दफा खराब हो गया, मर गया, खत्म हो गया। आगे एक वो जोक सा लिखा है, नाउ जस्ट फॉर द फन किक इट। अ कॉक एंड बुल स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो और किसी को धोखा देने के लिए वो कहानी तरतीब दी जाए। एन अनबिलीवेबल टेल, टेल का मतलब कहानी, दैट इज इंटेंडेड टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए बनाई जाए। अ टाल टेल, झूठी कहानी। जैक टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट गेटिंग लॉस्ट। अपने गुम हो जाने के बारे में उसने एक अजीबोगरीब सी कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाई। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एक जो बुल है, जो सांड है, उसका मुकाबला हुआ एक मुर्गे के साथ। द कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक मुर्गे का मुकाबला हुआ एक सांड के साथ और मुर्गा जीत गया। तो ये एक कॉक एंड बुल स्टोरी बनेगी। अ टर्न कोट, लोटे को कहते हैं जो कि अपनी एलिजियंस बदलता है, अपनी वफादारी बदल लेता है। अ पर्सन हु डेजर्ट्स वन पार्टी, डेजर्ट्स का मतलब छोड़ देना, डेजर्ट का मतलब सहरा भी होता है और डेजर्ट का मतलब किसी को छोड़ देना भी होता है। वन पार्टी और काज, किसी मकसद या पार्टी को छोड़ देना। इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन, किसी मुखालिफ पार्टी को के साथ हाथ मिलाने के लिए। टर्न कोट का मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि
एक आप मतलब आपने कोट पहना हुआ है और कोई बंदा आपको पहचान लेता है उस कोट में, उसने आपका वो कोट देखा हुआ है, जिस तरह जासूसी फिल्मों में होता है, तो आप उस कोट को उतार के उल्टी साइड से पहन लेते हो। अब उस बंदे ने आपको जिस तरीके से पहचाना है वो आपको उस तरीके से नहीं पहचानेगा। आपने अपनी शनाख्त जो है वो एक तरह से बदल ली है, चेंज कर ली है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, एपोस्टेट, बैकस्टैबर, पीछे छुरा घोंपने वाला, पीठ पीछे, बेट्रेयर, बेट्रे करने वाला, डबल क्रॉस या डबल डीलर, सरपेंट एंड स्नेक, सरपेंट एंड स्नेक दोनों सांप को कहते हैं, ट्रेटर, गद्दार। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होना, यानी कि उनके बारे में सवाल पूछना या उनके बारे में जानने की ख्वाहिश रखना, किसी दूसरे के मामलात में टांग अड़ाना बाज़ दफ़ा आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। जिस तरह नीचे पिक्चर लगी है कि बिल्ली जो है उसको ख्वाहिश थी, उसको क्यूरियोसिटी थी कि इस सॉकेट के अंदर अगर मैं उंगली दूंगी तो उससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी थी उसे, तो उसने जब उंगली दी, दैट किल्ड द कैट। वो क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है एक जस्तजू होना, मतलब के अंदर ख्वाहिश होना कि मैंने जानना है, जानने की शिद्दत से ख्वाहिश होना, वो जो होती है वो कई दफ़ा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। बकेट लिस्ट, किक द बकेट के साथ ही ये भी है एक बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट भी आप उसी मीनिंग में रखें जिस मीनिंग में बकेट ऊपर मौत के मीनिंग में है, यहाँ पर भी ये मौत के मीनिंग में ही है, डेथ के मीनिंग में। बकेट लिस्ट वो ख्वाहिशात की एक लिस्ट होती है, वो आपके अचीवमेंट्स या एक्सपीरियंसेस जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते होते हैं। आपने वो एक लिस्ट बनाई होती है कि अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले मैंने ये काम करने हैं। आई हैव सो मैनी थिंग्स ऑन माई बकेट लिस्ट येट टू डू। तस्वीर में जो खातून दिखाई गई है इनका नाम एडी सिमंस है, 102 साल इनकी उम्र है और इनकी जो बकेट लिस्ट थी उसमें सारे काम इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर लिए थे, सिवाय एक काम के कि ये पुलिस से गिरफ्तार नहीं हुई थी। इनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, तो इन्होंने अमेरिकन पुलिस से वो चीज़ ज़िक्र की, तो फिर अमेरिका की जो पुलिस है, जो मिज़ोरी की पुलिस है सेंट लुइस की, वो इनके घर आई, इनको अरेस्ट किया, हथकड़ी लगाई, थाने लेके गए, कुछ देर के लिए वहाँ रखा और उसके बाद बाइज्जत तरीके से इनको घर वापस छोड़ गए। तो ये इनकी बस एक बकेट लिस्ट में एक आखिरी ख्वाहिश जो थी वो मौजूद थी। वेयर द शू पिंचेस, जब आप नया जूता लेते हैं तो उस वक्त वो किसी किसी जगह से लग रहा होता है, दर्द कर रहा होता है, मतलब वो फिट नहीं बैठ रहा होता। ओनली द वियरर, जो जिसने पहना होता है, नोज वेयर द शू पिंचेस, जहाँ पे जो जूता है वो काट रहा है। दिस मीन्स दैट इट्स हार्ड टू नो हाउ मच समवन एल्स इज सफरिंग, किसी दूसरे की तकलीफ, वो किस तकलीफ, दर्द, अलम, दुख से गुजर रहा है, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। I hate to say, but I think this new project is where the shoe pinches. ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम काजिंग है। It's just taking too much of our time with too little payoff. इस पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और हासिल कुछ नहीं हो रहा। Meet halfway. If you meet someone halfway, you accept some of their ideas and make concessions. जब आप किसी को meet halfway कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनके कुछ हद तक उनकी बातों को मान लेना। जिस तरह आप पठान के पास जाते हैं और उससे कुछ खरीदते हैं तो वो कीमत काफ़ी ज़्यादा बता देते हैं, आप काफ़ी कम बता देते हैं, फिर आप कहते हैं खान ना तेरी गल ना मेरी गल, चल विशकार जो है जड़े कीमतें ए रख लेने हैं। इफ़ यू वांट टू सेटल द इश्यूज यू हैव टू मीट मी हाफ वे, आप बीच में को मामला जो है उसको सटका लेते हैं या सुलझा लेते हैं। The tip of the iceberg, small perceptible part of a much larger situation or problem that remains hidden. Perceptible का मतलब होता है समझ आने वाला, सामने जो नजर आ रहा है, परसीव हो रहा है। बड़ी सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही, आपको बस सामने थोड़ी सी चीज नजर आ रही है और उसकी बेस पे कोई परसेप्शन कायम कर लेना कि ये तो काम मुश्किल ही कोई नहीं है। उसके पीछे हिडन पार्ट जो होता है वो बेसिक बुनियादी सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता। That is known as the tip of the iceberg. As with many injuries, the damage we see is only the tip of the iceberg. मतलब कि उसकी सारे जख्मों को देखते हुए भी हमें जो नजर आ रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसको अंदर से जितनी तकलीफ है, उसके जख्म जो मतलब अभी
कितना दर्द कर रहे हैं, कितनी तकलीफ कर रहे हैं, वो सिर्फ वही जानता है, यहाँ हिडन है। जिस तरह एक जनरल नॉलेज की चीज ये देख लें, मौना की एक माउंटेन है जो कि सतह समंदर से ऊपर ऊपर सिर्फ 4000 मीटर है और सतह समंदर के नीचे ये 6000 मीटर है। यानी कि अगर इसकी ऊपर और नीचे की सारी जो लेंथ है उसको मेजर किया जाए तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, जबकि मौना की ऊंचाई बनती है सतह समंदर से ऊपर और नीचे की शामिल करके 10,210 मीटर, 10 किलोमीटर से भी ज्यादा। जितना वो समंदर से ऊपर है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में आधा है। लेकिन अगर नीचे से शामिल करें तो फिर वो माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा ही है। इट टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो पिक्चर में दिखाया गया है, इस डांस को कहते हैं। तो बोथ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन और आर्गुमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये डांस अकेला बंदा नहीं कर सकता सलमान खान के अलावा। सलमान खान की आपने फिल्म देखी होगी शायद वीर, उसमें वो अकेला ये डांस कर रहा होता है। तो सलमान खान के अलावा कोई और बंदा ये वाला डांस अकेले नहीं कर सकता। इट टेक्स टू टू टैंगो, टैंगो वाला डांस करने के लिए दो बंदे लाजमी चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई किसी काम के अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं। जैसे उर्दू में कहा जाता है ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इसी तरीके से ये कहा जाता है। जिस तरह कुछ वालिदैन को अपने बच्चों का पता होता है, तो जब उनके बच्चे शिकायत लेके आते हैं तो वो अपने बच्चों को कहते हैं तू ही कुछ किया होना है, उन्हें कुछ नहीं किया होना। डोंट ब्लेम मी फॉर द आर्गुमेंट, इट टेक्स टू टू टैंगो, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो, ताली दोनों हाथों से बजती है, ये इसका मतलब है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू द स्टार्ट, आखिरकार वहीं पहले वाली जगह पर आ जाना। पंजाबी में इसके लिए बहुत मजे के दो मुहावरे हैं, जिथों दी खोती उथे आन खलोती, और दूसरा है आ जाके खोती बोड़ी थले। तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्ट में दोबारा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना। आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो के बैक साइड पे जो सांप सीढ़ी वाली गेम होती है, तो 100 पे के करीब जाके आपको सांप काट ले तो फिर आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, काफी नीचे आ जाते हैं। द प्रोजेक्ट फेल्ड, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। कॉल इट अ नाइट या कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है कि कोई काम रोक देना, थक जाना और बिलाखिर ये कहना लेट्स कॉल इट अ डे या लेट्स कॉल इट अ नाइट। आज का काम बस इतना ही छोड़ते हैं और कल दोबारा इसको शुरू करेंगे या नहीं भी करेंगे, जो भी है आज इतना ही काफी है। टू लुक डाउन अपॉन, किसी पर हिकारत की निगाह डालना। टू कंसिडर समवन और समथिंग लेसर और इंफीरियर इन सम वे, कोई आपसे कम मेहनत कर रहा है, कोई आपसे कम इंटेलिजेंट है, कोई आपसे कम अमीर है, कोई गरीब बंदा है, कोई मतलब कम जानता है, तो उस पर हिकारत की निगाह से देखना, लुक डाउन अपॉन। अबहॉर, अबोमिनेट, डेस्पाइज, डिटेस्ट, एक्जिक्रेट, हेट, लॉस, belittle, deplore, deprecate, disparage, ये सारे synonyms हैं to look down upon। Zero hours, वो क्रूशल मोमेंट जिस टाइम पे कोई चीज होने वाली होती है, उस टाइम को जीरो आवर कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई काम होने में कितना टाइम रह गया है, तो आप कहते हैं 0 आवर्स रह गए हैं। इसका मतलब वो टाइम आ चुका है, वो टाइम हो गया है। Right before the dawn, Pakistan Army had been waiting for 0 hour to start the operation against terrorists in India। 0 hour का वेट कर रहे थे जब टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटडाउन जो है वो 0 तक पहुंच जाए। इन अ नटशेल, मुख्तसरन कोई बात करना, किसी लंबी कहानी को शॉर्ट चंद अल्फाज में बयान कर देने को नटशेल कहते हैं। नट होता है अखरोट, शेल का मतलब उसका छिलका। तो ये सामने जो दिया भी हुआ है, इसके अंदर एक स्टोरी वो पढ़ रही है, तो स्टोरी वो बता रही है इन अ नटशेल। इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बट इन अ नटशेल माय हस्बैंड गॉट अ न्यू जॉब एंड वी आर मूविंग टू ग्रीस next month. Here is our proposal. In a nutshell, we want to sell the business to you.
मुख्तसरन बात यह है कि हम अपना बिजनेस आपको बेचना चाहते हैं। टू बी अ ग्रीक, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, दोनों का मतलब सेम ही है। टू बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, कोई चीज समझ ना आना उसको कहते हैं टू बी ग्रीक। यू आर अ ग्रीक टू मी, दिस थिंग इज टू बी अ ग्रीक। जब आपको ग्रीक ना आती हो, ग्रीक जुबान ना आती हो, तो फिर आपके लिए ग्रीक ऐसे ही है जैसे आपको कोई चीज उसकी समझ नहीं आ रही। दो बंदे करीब खड़े अगर ग्रीक बोल रहे हैं तो आपको क्या समझ आ रहा है? इट्स ऑल ग्रीक टू यू, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, दिस न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल ग्रीक टू मी। जिस तरह पंजाबी में एक और लफ्ज बोला जाता है, जुमला बोला जाता है, यार की पश्तो मार रहे हैं, तो इस तरह का ये इट्स ऑल ग्रीक या इट्स टू बी अ ग्रीक। When pigs fly, something that you think will never happen. Pigs fly नहीं करते, सूर जो है वो उड़ते नहीं हैं, बट इडियम का मतलब ये है कोई काम तब होगा जब सूर उड़ने लगेंगे, पिग्स फ्लाई करने लगेंगे। जिस तरह ये नीचे जुमला है, एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टेशन विल बी रेनोवेटेड व्हेन पिग्स फ्लाई। जब सूर उड़ने लगेंगे उस वक्त इस ट्रेन स्टेशन का मरम्मत की जाएगी या इसको सजाया जाएगा, यानी कि कभी नहीं सजाया जाएगा। From pillar to post, moving around in a meaningless way. My parents were always on the move, and so my childhood was spent being dragged from pillar to post. एक जगह से दूसरी जगह मीनिंगलेस वे में मूव करते रहना बगैर किसी मकसद के। ब्लैक एंड वाइट, कोई सिचुएशन जिसमें फैसला करना बिल्कुल आसान हो उसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन। यानी कि जो एक नॉर्मल बंदा है, कॉमन सेंस वाला बंदा है, वो भी ब्लैक और वाइट में फर्क कर सकता है। रेड कलर के दो सिमिलर शेड्स हैं, उनमें शायद वो फर्क ना कर सकता हो, लेकिन एक रंग ब्लैक है, एक रंग वाइट है, तो उसमें तो फर्क वो कर ही सकेगा। तो इसलिए कहते हैं कोई सिचुएशन जो बिल्कुल सादा सी हो, सिंपल सी हो और उसमें फर्क करना हो, तो दिस इज अ ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन। Situation in one in which it is easy to understand what is right and what is wrong. Disarmament isn't a black and white issue for me. Dis का मतलब होता है खत्म करना, arm का मतलब होता है असलहा, armament का मतलब होता है असले से लेस, disarmament का मतलब होता है असले के इस्तेमाल को रोकना। In black and white, राइटिंग में कोई चीज जब दी जाए व्हाइट पेपर के ऊपर, आप ब्लैक में कोई चीज लिख के दो, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसको कहते हैं इन राइटिंग। आई हैड टू बिलीव इट बिकॉज इट वाज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे उस पर यकीन करना पड़ा क्योंकि वहां पे वो तहरीरी सूरत में लिखा हुआ मौजूद था। बाय द नंबर्स, बाय द बुक, टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, किसी चीज को, किसी काम को एज इट इज कॉपी कैट की तरह फॉलो करना, जैसे जैसे किताब के अंदर लिखा हुआ है, जैसे जैसे प्रोसीजर कहीं पे लिखा हुआ है, उसको वैसे वैसे ही फॉलो करना, अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करना। यू डोंट हैव टू डू दिस टोटली बाय द बुक, मतलब अपनी तरफ से अपनी कुछ क्रिएटिविटी भी शो करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉपी कैट की तरह सिंपल कॉपी करो। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतने ही थे। मजीद ऐसे ही इडियम्स और दूसरी वीडियो सुनने, देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।